थोड़ी डिटेल में पढ़नी होगी। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस को देखो पहले 3 कैटेगरी में रखा गया है, दिख रहा है। फर्स्ट वाले को नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब टाइम के हिसाब से। दूसरा लिखे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना अधिकार के हिसाब से, ओनरशिप। और तीसरा इधर लिखे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, मतलब कहां से तुम वो सोर्स ले रहे हो फाइनेंस का। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, इसमें 3 पार्ट है। लॉन्ग टर्म दिख रहा है, मीडियम टर्म इधर लिखे हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म। अच्छा, पहले हम लोग इसका मीनिंग एक बार क्लियर कर लें कि लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म में कौन कौन सा आता है, मीडियम टर्म में कौन कौन सा आता है। इसके पॉइंट्स तो मैंने वहां लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी का होगा, ये मीडियम टर्म कैटेगरी का होगा, और ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी का होगा। कोई बता सकता है, किसी को याद है? नहीं नहीं नहीं, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर नहीं बताना बाबू, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बताना है। एक बार मैं याद दिलाऊं, सुनना। कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आपका 1 साल से कम का है, समझ रहे हैं, 12 महीने से कम का, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, शॉर्ट टर्म। और कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर 5 साल से ज्यादा के लिए आप लिए हो, यूज कर रहे हो, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रखते हैं। और 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो भी होता है, उसको हम लोग मीडियम टर्म फाइनेंस में यूज करते हैं। बात समझे? ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि यही होगा। कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म होती हैं, और 1 साल क्रॉस करते ही लॉन्ग टर्म हो जाती हैं। कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें 1 साल के अंदर तक होती हैं, वो हम लोगों का शॉर्ट टर्म होता है। 1 साल से 3 साल तक मीडियम टर्म होता है, और 3 साल को क्रॉस करते ही वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। बात समझे? लेकिन इन जनरल जब हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं 1 साल के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक का है तो मीडियम टर्म होगा, और 5 साल क्रॉस करेगा तो लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। समझे? अब देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग लेते हैं। इक्विटी शेयर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग लिखे हैं। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, ध्यान में होगा। जो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग होगा उस पे अभी मैं फोकस करूंगा। बात समझे? जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स की बहुत डिस्कशन हुई है, उसके डिफरेंसेस भी हैं अवेलेबल, आप देख सकते हो। या नहीं होगा तो मैं फिर से दे दूंगा बना के। बात समझे? रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग क्या होता है? कंपनी जब काम करती है तो हर साल के प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा बचा के रखती है फंड में। समझे? कंपनी अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ कुछ पैसा बचा के रखती है फंड में, जिसको हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम रिटेन अर्निंग भी होता है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट से बचा रहे हो, आपके रिजर्व में फंड में पैसा जमा होता जा रहा है, तो उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे को भी तो निकाल के आप बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो क्या? तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग, मतलब अपने अर्निंग का रखा हुआ हिस्सा। इसके बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम बैंक। ये सारी चीजें हम लोग जनरली किस में रखते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। ठीक है। दूसरा लिखे मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या क्या लिया? लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक जो है ना, वो तीनों कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? अगर तुम 5 साल से ज्यादा के लिए ले लियो तो लॉन्ग टर्म में हो गया। अगर आप 1 साल से ज्यादा और 4 साल तक के लिए लियो, 5 साल तक के लिए लियो, तो आपका मीडियम टर्म में हो गया। और अगर आप 1 साल से कम के लिए लोन लिए हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म में आ गया। बात समझे? तो लोन फ्रॉम बैंक जो है वो तीनों कैटेगरी का आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। मीडियम टर्म में लोन फ्रॉम बैंक है, पब्लिक डिपॉजिट है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और लीज फाइनेंसिंग है। ठीक है। अब इसमें पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, बता सकते हैं कोई? पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग है जिस डिपॉजिट में पब्लिक डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा जमा कर सकती है। समझे? अगर आप या कोई भी कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से
पैसा ले रही है कैपिटल के लिए, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है। समझे? और एक चीज, नहीं, शेयर्स और पब्लिक डिपॉजिट में थोड़ा फर्क होता है। समझे? पब्लिक डिपॉजिट में क्या है ना, एक तरह का शेयर्स ज्यादा रिस्की है, पब्लिक डिपॉजिट कम रिस्की होता है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और शेयर्स में क्या है, रिस्क होने के साथ साथ आपके पैसे डूबने के चांसेस भी ज्यादा है। आपको फिक्स रेट ऑफ इनकम वहां पर मिलेगा नहीं, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इनकम मिलता है। समझे? तो जैसे आपने कहा ना कि शेयर्स वगैरह, शेयर्स और पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है? एक लीज फाइनेंसिंग इसमें लिखा हुआ। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग यूज किया जाता है, जैसे सपोज करो कोई एसेट है और वो एसेट्स की प्राइस बहुत हाई है, हमको अपने बिजनेस में वो एसेट चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसका प्राइस इतना हाई है, हम उसको परचेज नहीं करेंगे। सुने? तो हम लोग ओनर के साथ एक डील कर लेते हैं कि आपका एसेट है, हम 10 साल तक इसको यूज करेंगे और इस 10 साल में हम क्या करेंगे, आपको हर साल कुछ कुछ रुपया पेमेंट करेंगे। समझ रहे हैं? एक तरह से क्या कि हम आपकी चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी की चीज यूज करते हैं तो रेंट नहीं पे करते हैं, उस तरीके का आपका एसेट हम यूज करेंगे, उस यूज के बदले हर साल हम आपको एक पेमेंट देंगे। और हमारे और आपके बीच में एक डील हो गई है कि 10 साल तक ये चीज हम यूज करेंगे, 10 साल के बाद फर्दर अगर डीलिंग अच्छा चला तो आगे इस डील को बढ़ा देंगे, और अगर डीलिंग अच्छा नहीं चला तो हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बात समझे? तो बिना एसेट को खरीदे हुए हम अगर किसी के एसेट को यूज करते हैं और बदले में उनको पे करते हैं, तो इस तरीके के फाइनेंसिंग को हम लोग बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। समझे? ये हम लोगों का आ जाता है किसके अंदर, मीडियम टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर देखना। अच्छा, एक और बात है, सुनो, मीनिंग अभी एक बार समझ लेना क्लियरली, क्योंकि जो जो वर्ड तुमको इधर दिख रहा है ना, वही वर्ड आपको इधर रिपीट होते हुए भी दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में भी 4 लिखे हैं। एक लिखे हैं ट्रेड क्रेडिट, एक लिखे हैं फैक्टरिंग, एक लिखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और एक लिखे हैं कॉमर्शियल पेपर। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, याद है किसी को? ट्रेड क्रेडिट बोलो बोलो। अच्छा, ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन ऐसे क्लास में काफी चहल पहल रहती है, क्वेश्चन पूछने लगो सन्नाटा छा जाता है। नहीं, कुछ लोग तो आराम से नींद में आ जाते हैं। थ्योरी जैसे ही पढ़ाना शुरू करो, जिनको नींद ना आने का बीमारी हो उनको भी नींद आने लगेगा। होता है कि नहीं? अच्छी बात है। जैसे ही तुमको ऐसा लगे नींद नहीं आ रहा है, BSTD का बुक खोलिए। समझे? ओके। जिन लोगों का कॉमर्स है, कॉमर्स का बुक खोलें, नींद आना तय है। चलिए, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बता दे। सब लोग इसका मीनिंग जानते हैं, समझे? हाँ, ड्रिल मशीन चालू है। चलो अच्छा है, वो पहले बजा ले, फिर ही हम लोग करते हैं। पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। उसको इग्नोर करिए। आप जोर से बोलिए। मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है। देखो, ट्रेड क्रेडिट में जनरली क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं है, और जिस स्टॉक का आप डील करते हो, जिस प्रोडक्ट का आप डील करते हो, मैं उसका सप्लायर हूं। बात समझे? आप मेरे पास आओ, रो गिड़गिड़ाओ, मैं आपको क्या करूंगा कि कुछ दिनों का उधार दे दूंगा। बात समझ रहे हैं? कुछ दिनों का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा सा आपका एक मार्केट वैल्यू होना चाहिए, मैंने आपसे कहा क्या कि ठीक है आप गुड्स ले जाओ, या हो सकता है तुम्हारा मार्केट वैल्यू ना हो तो तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रेफरेंस में आओ जिसका कुछ मार्केट वैल्यू हो, जिसकी बातों की कुछ अहमियत हो। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है आप गुड्स लेकर जाओ, 30 दिन तक या 60 दिन तक, 2 महीने तक या 3 महीने तक मैं आपको उधार दे देता हूं। आप गुड्स लेकर जाओ,
आराम से बेचो, बेचने के बाद आपके पास पैसे आएंगे, लाके हमको चुका देना। समझ रहे मेरी बात? हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना कि उधार में गुड्स खरीदें, वही तो ट्रेड क्रेडिट है। समझ रहे मेरी बात? अब ये वाली चीज जो है आपको सजा के थोड़ी सी लिखनी है, या जब आपसे पूछा जाता है तो यही चीज थोड़ा सा सजा के आपको बताना है कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर क्या आता है कि हम लोग जब उधार में कोई भी गुड्स खरीदते हैं, और जनरली ये बहुत लंबे समय का नहीं होता, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। समझे? अब ऐसा नहीं ना कोई तुमको साल भर के लिए उधार दे देगा। होता है ऐसा, 30 दिन 60 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन जब पार्टी पैसा अटकाने लगता है तो फिर फोन करते रहिए उसको आराम से, और वो बोलता रहेगा कि बाबू थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। वो सब प्रैक्टिकल बातें हैं, समझे? लेकिन अगर हम लोग थ्योरी में बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, उधार दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग लेते हैं ट्रेड क्रेडिट के अंदर। उसके बाद एक वर्ड लिखे हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है ये समझो। अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल वर्ड सुने हो? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। डेटर सुने हैं ना? और बिल रिसीवेबल भी सुने होंगे। उन दोनों को मिला के बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। सुने? अब जैसे सपोज करो मेरे पास 10 डेटर है। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा पाना है। 10 डेटर है मेरे पास और सबसे हमको 10-10 हजार रुपया पाना है, तो टोटल हमको कितना पाना होगा? 1 लाख। और वो लोग हमको बोल के रखे हैं कि पैसा देंगे 3 महीने के बाद। प्रोसेस समझना, आपको फैक्टरिंग एकदम समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे पास 10 डेटर है और 10 से हमको पैसा पाना है 10-10 हजार करके, तुमको टोटल कितना पाना होगा? 1 लाख। क्लियर है? अब वो लोग बोले कि हमको पैसा देंगे 3 महीने के बाद, तो वो 1 लाख हमको मिलेगा, लेकिन कितने दिनों के बाद? 3 महीने के बाद मिलेगा। कोई एक पर्सन ऐसा है जो ये बोल रहा है कि हम आपको सारा पैसा अभी दे देते हैं, लेकिन हम 1 लाख नहीं देंगे, आप अपना वो 10 डेटर मेरे को दे दो, हम आपको पैसा अभी दे देते हैं और हम आपको अभी सिर्फ 90 हजार रुपया देंगे। तो क्या मैं उसकी बात मान के ये काम करूंगा? डिपेंड करता है। अगर मेरा इच्छा है हम नहीं भी करें, लेकिन मेरा इच्छा हम कर भी सकते हैं। 2-3 लोगों ने तुरंत सर हिलाया कि नहीं नहीं ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग 3 महीने के बाद पूरा 1 लाख लेंगे, अभी 90 हजार क्यों लेंगे? टाइम का एक वैल्यू होता है बाबू, वो 3 महीने के बाद मिलेगा 1 लाख। अभी 90 हजार मिल रहा है तो मैं 90 हजार लेना प्रीफर करूंगा। पहली तो बात है टाइम की, इसकी वैल्यू आपको बाद में समझ आएगी, लेकिन टाइम का एक वैल्यू होता है। और दूसरी बात क्या पता है? रिस्क। रिस्क नहीं है, वो 10 डेटर में कहीं 3 सलट गया तो 3 सलट गया और 3 भाग गया, तब तो मेरा 60 हजार डूबा, तो उस समय हमको कितना मिल पाएगा? 40 हजार। अभी क्या है? रिस्क हम उसके माथे पे डाल दिए, समझे? कि लो भैया तुम 10 पार्टी को ले लो और 10 से तुम अपना वसूलो 3 महीने के बाद, और हम उससे अभी कितना ले लिए? 90 हजार। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। बात समझे? इसमें फायदा ये होता है कि हमारा पैसा हमको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन तुरंत मिल जाता है। बात समझे? और इस तरीके का चीज आप एक जगह और पढ़े होंगे, किसमें बोलिए तो? बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डिस्काउंटिंग बोलकर चीज आता है, तो इससे एकदम रिलेटेड है। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उन लोगों का एक्सप्रेशन हाँ में आ रहा है। उसके बाद एक वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो कॉमन वर्ड है, जानते हैं आप लोग। बैंक से हम लोग एक्स्ट्रा पैसा का फैसिलिटी ले लेते हैं, फिर जो भी बैंक वाला हमको एक्स्ट्रा दिया है फैसिलिटी, पैसा एक्स्ट्रा, जब भी हम लोग डिपॉजिट करेंगे वो अपना एक्स्ट्रा वाला पैसा क्या करेगा? काट लेगा। तो वो जो जितना मेरा डिपॉजिट है उससे एक्स्ट्रा जो हम लोग निकाल लेते हैं, उस फैसिलिटी को हम लोग नाम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस में रखते हैं। और लास्ट इसमें एक वर्ड क्या लिखे हैं? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। जैसे मान लो किसी से हम उधार में कुछ खरीदे, समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक बिल में, एक पेपर में मेंशन करके दे देते हैं कि हमने आपसे इतने का चीज खरीदा है और ये रुपए जो आपको देने हैं ये मैं कुछ दिनों या महीनों के बाद आपको पेमेंट करूंगा।
ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉमर्शियल पेपर, सीपी शॉर्ट में लिखा रहता है कहीं कहीं, समझे। अब जितने भी पॉइंट्स आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में पढ़े हो, इसी का क्राइटेरिया अलग बना के तुमको दूसरे लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो आप बोलोगे दो, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब जो कंपनी को बनाए हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा लगाया हुआ पैसा, और दूसरा कंपनी के ओनर कभी कभी क्या करते हैं, बाहर से लोन वगैरह लेकर भी बिजनेस में लगाते हैं, वो हो जाता है बोरोड फंड। ठीक है। अब ओनर्स फंड में कौन कौन आया, देखो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग उधर से ही आया ना, दिख रहा है। चीजें आपको पॉइंट वही मिलेंगे, क्राइटेरिया बदला हुआ मिलेगा। तो ओनर्स फंड में हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। और बोरोड फंड में देखो क्या क्या आ रहा है, उधर से ही आएगा पॉइंट सारा, डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर। अभी मीनिंग बताएं सबका, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, मतलब कहां से रियल में वो पैसा उठाया जा रहा है, उसमें भी दो कैटेगरी लिखा गया, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में ना ओनर्स वाला ही पैसा रहता है, अरे जो ओनर है वही तो अंदर का आदमी है, तो उससे जो पैसा लिया जाएगा वही होगा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग है। और एक्सटर्नल सोर्स में आप देखो बाहर के जितने भी हैं वो सब आएंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग। इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के बारे में मैंने क्यों कम बताया, क्योंकि इन सब के ऊपर हमने काफी डिस्कशन कर रखी है, बात समझे। डिस्कशन और भी है अवेलेबल, आप चाहो तो देख सकते हो। और एक बात आप लोगों को बताना है, अकाउंट्स का प्लेलिस्ट में जाकर देखना, क्लास 11 बोलकर लिखा हुआ है और उसमें हर चैप्टर का मोस्टली डिस्कशन किया हुआ है, अकाउंट्स का भी, बात समझे। आप लोगों को जिस चैप्टर के जिस सम्स में कंफ्यूजन हो, आप वहां जाइए, एक सम्स उठाइए और आधा घंटा 20 मिनट उसको फोकस करके पीसफुली देखिए, आपका मैटर क्लियर होगा। बहुत शांति से लाइन बाय लाइन सारी चीजें मैंने बता के सम्स बनाया है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फटाफट उठा के लिख दिया, हर एक लाइन को पढ़ा, वो किधर जाएगा, क्यों जाएगा, किससे ऐड होगा, किससे लेस होगा, क्या नियम है, ये बोल के सम्स बनाया है। तो आपको जिस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है आप जाइएगा वीडियो में, पूरा वीडियो में मत जाया कीजिए, डायरेक्ट किस में जाइए, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में अपना देखिए क्लास 11 वाला, क्लास 11 में क्लिक कीजिए, आपको जिस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है वो चैप्टर वाला देखिए, नीचे ऊपर करके स्क्रॉल करके आपको क्या करेगा, वहां पर वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको चैप्टर का क्लियरेंस मिलेगा, समझे। और फिर भी डाउट होता है तो मैं तो है अभी इधर में, ठीक है। तो देख लो, अगर कोई पॉइंट इसमें लगे कि ये पॉइंट मैं मिस कर गया तो फिर से तुम बोल सकते हो, हम डिस्कस कर देंगे।